जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छात्रों की गूंज से कांग्रेस साधेगी युवाओं का मुद्दा, पेपर लीक पर देश भर में आंदोलन की चेतावनी। सरकंडा की उपेक्षा पर जनता का फूटा गुस्सा, वादा पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बिलासपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत से सनसनी, मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। गांजा तस्करी में फंसाने का डर दिखाकर मांगे पैसे, रतनपुर पुलिस ने अपहरण और फिरौती गिरोह का किया पर्दाफाश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने देश भर में छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के विधायक और कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार और एनटीए पर जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं पूरी खबर। कांग्रेस के 45 दिवसीय छात्रों की गूंज अभियान के तहत बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा प्रधान देश है और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों का भरोसा तोड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाए, परीक्षा प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और परीक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को निजी हाथों से हटाकर अधिक जवाबदेह बनाया जाए। जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी और छात्रों की आवाज को मजबूती से सामने लाएगी। इस दौरान छात्रों की गूंज अभियान का पंपलेट भी जारी किया गया और छात्रों की शिकायतों व सुझावों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर देश भर में आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। जिस परीक्षा में लगभग 20 लाख छात्रों ने इस उम्मीद के साथ सालों की पढ़ाई के बाद एक परीक्षा दी थी, इस उम्मीद के साथ कि जो बच्चा योग्य है वो सफल होगा, उसकी भर्ती एमबीबीएस में होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बड़ा मामला पेपर लीक का सामने आया और लगभग 20 लाख युवाओं को मजबूर होना पड़ा पुनः परीक्षा देने का। इसमें ये बात सामने आई है कि भाजपा सरकार के द्वारा आज से लगभग 7 साल पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन हुआ था, जिसमें पिछले 3 साल से एक प्रदीप जोशी जी नाम के व्यक्ति एनटीए के अध्यक्ष हैं, जिनकी ही अध्यक्षता में 2024 में भी नीट घोटाला हुआ था। जब 2 साल पहले घोटाला हुआ था, आप आश्चर्य करें कि भाजपा सरकार ने उन्हीं को जांच समिति में सदस्य बना दिया, मतलब चोर से ही जांच करवा दी। और इसीलिए वापस 2 साल बाद यही वापस कारनामा हुआ है, जहां पर
लगभग 20 लाख छात्रों को मजबूरी में पुनः एग्ज़ाम देना पड़ा और इसीलिए आज हमने ये मांग करी है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा होना चाहिए है, क्योंकि उनके द्वारा ही पूरी व्यवस्था परीक्षा की, पेपर सेटिंग से लेके पेपर की प्रिंटिंग से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एग्ज़ाम सेंटर तक पूरी व्यवस्था धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा सरकार ने निजी हाथों में सौंपी है, जिसके माध्यम से ये पूरा घोटाला हुआ है। अब तक पूरा सरकारी परीक्षाओं का मामला सरकारी हाथों में होता था ताकि बात बाहर ना जाए, पेपर लीक ना हो, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया, जिसके और आज भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक वो रजिस्टर्ड संस्था है जिसके ऊपर कोई भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है। जो सालों से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड को भी निजी हाथ में कर दिया है, जिसकी अगर किसी को जानकारी चाहिए है कि आखिर कितना पैसा पीएम केयर फंड में है, किन किन को उससे राहत मिल रही है, वो कोई भी जानकारी सदन में नहीं दी जाती। इसी प्रकार से भाजपा सरकार ने जानबूझकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी निजी हाथ में कर दिया है, जबकि सरकारी परीक्षा ले रही है एनटीए। तो हमारी ये भी मांग है कि ये पूरी व्यवस्था सरकारी हाथों में तत्काल ली जाए, ताकि जो दलाल भाजपा के हैं, जो आज पूरा काम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से मालामाल हो रहे हैं, निजी हाथों के में ये पूरी व्यवस्था होने के कारण इनको पैसे मिल रहे हैं, सरकार इनको पैसे दे रही है, लेकिन कोई भी काम निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ये जैसा आपने कहा कि ये भाजपा का बहुत बड़ा एग्ज़ाम माफिया है, वही प्रदीप जोशी जो 2006 और 11 के बीच में मध्य प्रदेश के पीएससी बोर्ड के अध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में एक बड़ा प्रोफेसर्स का भर्ती घोटाला सामने आया था। एक सोच होती है कि जब कोई भी व्यक्ति गलती करता है, भ्रष्ट पाया जाता है, तो उनको सज़ा मिलती है। उल्टा प्रदीप जोशी जी के इस कारनामे के बाद उनको प्रमोशन दी गई, यूपीएससी में भेजा गया और अब एनटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बहुत बड़ा इनका नेक्सस है, भाजपा का एग्ज़ाम माफिया है, जिसको प्रदीप जोशी हेड कर रहे हैं पूरे देश भर में, और इसीलिए ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में डेटा सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ महज 5,000 रुपए में 1 लाख लोगों का मोबाइल डेटा बेचा जा रहा था। लोन दिलाने के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ तब हुआ जब आरोपियों द्वारा किया गया एक कॉल खुद बिलासपुर आईजी राम गोपाल गर्ग तक पहुंच गया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिलासपुर के अग्रसेन चौक स्थित ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से चल रहे एक संगठित डेटा फर्जीवाड़े का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में संचालिका उषा कश्यप, अमन राठौर और शेख जुनैद खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी सरकारी विभागों, ऑनलाइन डायरेक्टरी और घर घर जाकर लोगों के निजी मोबाइल नंबर जुटाते थे। इसके बाद इन नंबरों का एक डेटाबेस तैयार कर उसे व्यावसायिक लाभ के लिए बेचा जा रहा था। आईजी राम गोपाल गर्ग के पास जब लोन ऑफर की कॉल पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। आईजी की सक्रिय निगरानी के बाद पुलिस ने दबिश दी और इस रैकेट का पर्दाफाश किया। थाना सिविल लाइन में एक मामला आया था जिसमें बिलासपुर में स्थित ट्रस्ट फाइनेंशियल सर्विस के संचालक व 2 अन्य 3 लोग जो हैं पूरे शहर में घूम के आम लोगों का डेटा इकट्ठा करते थे और फिर उसको ह्यूज मात्रा में, काफी बड़ी संख्या में ये डेटा जो है दूसरी लोन और फाइनेंशियल कंपनीज, कभी कभी इसे साइबर ठगों को तक भी ये डाटा वहां से पहुंचता है, भेजा करते थे। तो उपरोक्त मामले में थाना सिविल लाइन में एफआईआर पंजीबद्ध किया है तीनों के अगेंस्ट में और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनके मोबाइल्स को चेक के लिए भेजा गया है और उसके बाद उसमें जांच पूर्ण होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी अमन राठौर ने करीब 1 लाख मोबाइल नंबरों का डेटा मात्र 5,000 रुपए में खरीदा था, जिसे वह आगे सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों को जब्त कर फॉरेंसिक जांच करा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये डेटा और किन किन लोगों को बेचा गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस का स्पष्ट कहना है कि किसी भी नागरिक की निजता से खिलवाड़
और अवैध डेटा संग्रहण एक गंभीर अपराध है जिसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी या दस्तावेज साझा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पुलिस अधिकारियों को पैसा देने के नाम पर डरा धमकाकर अवैध वसूली करने वाले एक शातिर आरोपी को तारबहार पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपियों ने प्रार्थी से कुल 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 1 लाख रुपए डरा धमकाकर पहले ही वसूले जा चुके थे। मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है, जिनमें से मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पुलिस के नाम पर अवैध वसूली करने वाले आरोपी सुमित कुमार देवांगन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके 2 साथी अभी भी फरार हैं। मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद निवासी प्रार्थी रुपेश पटेल 19 जून को किसी व्यक्तिगत विवाद के सिलसिले में तारबहार थाना पहुंचा था और उसने मदद के लिए अपने दोस्त सचिन मेहर को फोन किया था। मौके का फायदा उठाते हुए सचिन ने अपने साथी सुमित देवांगन के साथ मिलकर एक साजिश रची और रुपेश के परिजनों को ये कहकर डराया कि मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भारी रिश्वत देनी होगी। आरोपियों ने कुल 5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके दबाव में आकर पीड़ित परिवार ने डर के मारे सुमित के बैंक खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बावजूद आरोपी बकाया 4 लाख रुपए के लिए लगातार धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। एक आवेदक है जो कुछ दिन पहले एक मामले को लेकर थाने में आया हुआ था, जिसमें उसके दोस्त और एक पत्रकार है जिन्होंने उसको अपने झांसे में लेकर कि पुलिस अधिकारियों को तुम ये इतना पैसा दो फिर तुम्हारा मामला रफा हो जाएगा, ये कहते हुए उसने लगभग उसे 5 लाख की डिमांड की थी और 1 लाख रुपए आवेदक द्वारा उसमें पेमेंट भी किया गया था। तो उपयुक्त मामले में एक्सटॉर्शन का जो है FIR थाना तारबहार में पंजीबद्ध किया गया है। उसमें 1 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, अन्य 2 आरोपी और हैं उसमें जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी जितने भी मामले हमारे पास तक आए हैं सभी मामलों में FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की गई है। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी आदमी जो बोलता है कि हम आपका पुलिस के पास से आपका मामले का रफा दफा करा देंगे या सेटलमेंट करा देंगे, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। और अगर आपने अपराध किया है और उसमें अपराध आपके अगेंस्ट में अगर कोई अपराध बनता है तो आपको उसकी जो भी खामियाजा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। किसी के काम बहकावे में आके अपना जो पैसा खत्म ना करे। पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए SSP रजनीश सिंह के निर्देश पर तारबहार पुलिस ने सक्रियता दिखाई और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सुमित देवांगन को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। वर्तमान में पुलिस टीम फरार चल रहे अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है और उम्मीद है कि जल्द ही वे भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में एक बेहद शातिर ठगी का मामला सामने आया है, जहां 2 अज्ञात ठगों ने एक जनरल स्टोर संचालक अनिल विश्वकर्मा को नकली सोने की माला असली बताकर 3 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगों ने बड़ी चालाकी से पहले अनिल का भरोसा जीतने के लिए उन्हें सोने का एक छोटा असली टुकड़ा जांच के लिए दिया, जिसकी पुष्टि सोनार से होने के बाद अनिल ने उन पर विश्वास कर लिया। अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर और गोल्ड लोन लेकर अनिल ने 3,05,000 रुपए का इंतजाम किया और 23 जून को आरोपियों को पैसे देकर माला खरीद ली। हालांकि जब उन्होंने पूरी माला को दोबारा सोनार से जांच करवाया तो वह नकली निकली और आरोपियों के फोन भी बंद मिले। पीड़ित की शिकायत पर सकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सकरी थाने क्षेत्र का मामला है जिसमें एक व्यक्ति ने प्रार्थी से नकली सोना 1 किलो नकली सोना के एवज में 3 लाख रुपए की ठगी की है। उक्त मामले में धोखाधड़ी का FIR पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही, शीघ्र गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। छत्तीसगढ़ राज्य अशासकीय विद्यालय संचालक संघ ने पाठ्य पुस्तक वितरण में हो रही देरी और अव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार तथा पाठ्य पुस्तक निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संघ का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से पाठ्य पुस्तकों के वितरण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वर्ष 2025-26 में कई स्कूलों को सितंबर तक पुस्तकें नहीं मिल सकी, जबकि कुछ विषयों की किताबें पूरे सत्र में उपलब्ध नहीं हुई। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है और अधिकांश विद्यालयों को अब तक आधी अधूरी पुस्तकें ही मिली है। संघ ने कहा कि नए सत्र की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है और बोर्ड परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। संगठन ने अशासकीय विद्यालयों को भी संकुल स्तर पर पुस्तकें उपलब्ध कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे ने कहा कि यदि कोई अनुदान प्राप्त विद्यालय शासकीय पुस्तकों के स्थान पर निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ अनुदान समाप्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी। चूंकि शासन के नियमानुसार हमारा जो विद्यालय है 16 जून से सत्र प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो पुस्तक वितरण करने के लिए जो समय सारणी जारी किया गया है वो 1 जुलाई से लेकर के 21 जुलाई तक का है। हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जितनी जो पुस्तक की जो टाइटल है उनकी अभी पूरी तरह से छपाई नहीं हुई है, तो ये भी संभावना है कि हमको 21 जुलाई तक पूरी पुस्तक उपलब्ध ना हो। क्योंकि यह जो सत्र है 16 जून से प्रारंभ हो चुका है, तो 15 दिन यह जून और 1 माह जुलाई, इस तरह से 1.5 माह हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है उसका नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि जो पाठ्य पुस्तक निगम के जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और हमको पूरा पुस्तक एक समय में हमारे संकुल स्तर तक के पहुंचा करके उपलब्ध कराया जाए, यही हमारी आज की मांग है। मेरा नाम विष्णु प्रसाद कौशिक, अध्यक्ष निजी विद्यालय संचालक संगठन बिलासपुर। प्राइवेट स्कूल जो अनुदान प्राप्त करते हैं उनको शासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। शासन की किताबों को चलाना उनकी बाध्यता है, लेकिन क्या होता है प्राइवेट स्कूल की अपनी दुकान भी है, वो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं और शिक्षा का व्यवसाय जब करते हैं व्यावसायिक दृष्टि से वो किताब यहाँ से लो, बस्ता वहाँ से लो, टिफिन बॉक्स वहाँ से लो, स्कूल ड्रेस हर साल बदल दिया जाता है, उस पर हमारा बंधन नहीं है। अगर वहाँ स्कूल किताबें चला रहा है, मान लीजिए वो गेम्स का अलग से किताब खरीदवा दिए, नाचे गाने की किताब खरीदवा दिए, उसमें हमारा क्या बंधन है? क्योंकि हमारे स्कूल की किताबें अगर वो नहीं चला रहा है, जो हम फ्री में देते हैं 1 to 10 और कहीं अनुदान प्राप्त है, ऐसे स्कूलों का नाम बताइए, तुरंत शिक्षा विभाग को लिखेंगे, उसे कार्रवाई किया जाए, अनुदान समाप्त किया जाए। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर जिला बिलासपुर के मितानिनों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को विशाल रैली निकाली। रैली की शुरुआत अरपा रिवरव्यू से हुई, जो सिम्स मेडिकल कॉलेज, प्रेस क्लब, संतोष भवन, कंपनी गार्डन, पंडित देवकी नंदन चौक, मुख्य डाकघर, कुन्हेर गार्डन और नेहरू चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। मितानिन संघ का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मितानिन स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद उनकी मांगों पर उचित विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शासन से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। 3 प्रकार के मांग है। हमार पहला मांग है हमारा NHM में संविलियन करे, हाँ कह रही से
हमार जो क्षतिपूर्ति मिलते मानदेय ओकर 50% वृद्धि करियो कहे रही से और साथ में ठेका प्रथा बंद करियो कही। हमार केवल 3 ही मांग है। हमार 3 मांग ला आज ले पूरा नहीं करे सरकार हाँ। हमन अगस्त में 1.5 महीना ले हमन हड़ताल करे हन। ओह सितंबर में हमन आश्वासन दे रही के 50% मितानी मन के वृद्धि हो गए है करके जो भूपेश सरकार हमला 2200 मानदेय करे मितानी मला ओहू आज ले नहीं चालू करे, अभी तक नहीं दिए और हमला ठेका प्रथा में फिर से दे दिए सच एनजीओ ला। हमन ओकर साथ काम नहीं करना चाहतन। हमन सबके सलाह है हमन ओकर साथ काम नहीं कर। हमार केवल 3 ही मांग है। हमन अपन मांग कर ले के एक बार नो है, कम से कम 4 से 5 बार हो गए। हमारे रायपुर भी मैं 1 से 1.5 महीना तक धरना प्रदर्शन में रहे, जो कि गरीब तत्व के जतका भी महिला साथी मना नहीं हुआ वो सब मन मितानीन के काम करते। आज स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ के हड्डी केवल मितानीन है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के बनाए के लिए काम करे, चाहे वो टीबी कुष्ठ रोग के लिए काम करे। पूरा मितानीन में अगर काम नहीं करी तो शासन के कोई भी महत्वाकांक्षी योजना सक्सेस नहीं हो पावा। लेकिन आज चंद पैसा के लिए, चंद रुपया के लिए हम पैसा दिए जाते, वो भी हमारे सही तरीका से पैसा पेमेंट ला हमारे महीना भी नहीं डालते। आज 8 महीना हो गए सही तरीके से पैसा नहीं डाल पाते और आश्वासन बस दिए जाते कि हाँ आप मन सविलियन करे जा है, आप मन बिल्कुल ठेका प्रथा में नहीं रखे जावा, आप मन के जो 50% पैसा वृद्धि है ओका दिए जा है। ये लबरा सरकार से हमन बहुत तंग आ गए। आप मन देखा था वत्का पसीना सब बहाते हुए वो समय बारिश में कड़के बारिश में हमारे रायपुर में धरना में रहे। लेकिन आज के डेट में अगर कोई भी महिला के ऊपर हादसा होते तो ओका लिए भी बीमा के प्रावधान नहीं करे गए। तो हमारे यही मांग है कि हमारे मन के अच्छा से पेमेंट ला महीना में डाला है, जो सविलियन करी हम बोले रही से ओला कराए और ओकर बाद जो भी महिला सुरक्षा के बात है तो ओकर बीमा देवा, ओकर पेंशन के योजना बनावा। और अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमन ला भी और मान सम्मान नहीं मिल पाए, अगर हॉस्पिटल भी मजात हवन हमनन तो डॉक्टर मन बिल्कुल मितानीन ला एक घृण भावना के नज़र से देखते, एकदम बाहर में रहो तुम लोग आ गए हो, इस टाइप से उनकर से दुर्व्यवहार करे जाते हैं। कि आज हमने का चेतावनी दे हन और ओकर बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल के विचार करबो सब बैठ के और विचार करे के बाद सरकार चेतात हवन कि हमार बात ला मान जाए और नहीं तो फिर ये सरकार ला बदले के तो प्रयास तो हमारे सब महिला मन रहे। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर राहत और शासन की विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा मंथन सभा कक्ष में संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परिवहन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान सड़क हादसे की स्थिति में तत्काल किए जाने वाले उपायों, घायलों को शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने तथा दुर्घटना राहत योजनाओं की जानकारी आम तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना के बाद का गोल्डन आवर बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान त्वरित उपचार मिलने पर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अधिकारियों ने कहा कि शासन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और राहत के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में अनेक पात्र लोगों तक इस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता। इसी उद्देश्य से विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित ढाबों और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की समीक्षा भी की गई। साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान को प्रभावी बनाने, दुर्घटनाओं की रोकथाम और खराब सड़कों के सुधार के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। राहत योजना, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में जो घायल होते हैं उस व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा है। ये सरकार की नई योजना है। तो इस मुफ्त इलाज के दौरान शुरू के 7 दिन में उसका इलाज समग्र या 1.5 लाख रुपया जो भी पहले होगा उसका मुफ्त इलाज होगा और उसमें प्राथमिक उपचार के बाद इतने जो शासन की जो महती योजना है उसका प्रचार प्रसार करना था और परिवहन विभाग के द्वारा भी और पुलिस विभाग के द्वारा भी लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ में यहाँ पर जितने भी यातायात से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर ITMS के चल रहा है, ई-चलान और बाकी जो चीज़ें हैं यातायात में सुधार करने का, जो यातायात विभाग के द्वारा जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु है उसमें भी बहुत ज़्यादा है। ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसको लेकर भी यहाँ पर जो सभी बिलासपुर संभाग के जो पुलिस अधिकारी आए थे सभी ज़िलों से, उनको एक प्रशिक्षण के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से इनको समझाया गया है, उनको प्रशिक्षित किया गया है
और जिसका लाभ आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की जनता को मिलेगी। इसमें राहगीर योजना एक शासन की योजना है। इसमें जो घायल जो होते हैं कोई भी व्यक्ति उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है और उसमें सीधे पुलिस वालों के पास नहीं भी जाते हैं तो उसके पुलिस के अलावा भी सीधे हॉस्पिटल में जाते हैं, तब भी उसकी हॉस्पिटल में भी एक आईडी जनरेट होकर उसके इलाज की सुविधा वहाँ पे है। और एक ईडार पोर्टल है, उसमें भी पुलिस को उसमें अपलोड करना होता है। ये कार्रवाई सभी विभाग की अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको एक बताया गया था। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के दयालबंद इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। मृतका अदिति मौर्य के मायके वालों ने पति रविकांत मौर्य, सास, ससुर, ननद और नंदोई पर गला घोंटकर हत्या करने और मामले को आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका के भाई अखिलेश वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2019 में शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अदिति को शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी जानकारी वह अक्सर फोन पर दिया करती थी। परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें अदिति से बात नहीं करने दी जा रही थी और 23 जून को भी उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके कुछ समय बाद ही उसकी मौत की सूचना दी गई। अस्पताल में जब परिजनों ने शव देखा तो अदिति की पीठ, हाथ और पैर, ठुड्डी और गले पर गंभीर चोटों के निशान व सूजन देखकर वे स्तब्ध रह गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मधुबन कोतवाली थाना क्षेत्र का मधुबन का मामला है, जिसमें एक युवती ने हैंगिंग प्राथमिक रूप सूचना मिली थी कि उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर के पास बॉडी को भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। एफएसएल टीम और अन्य जो टीम के द्वारा पुलिस के उसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और जांच किया जा रहा है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कभी कभी टाइमली पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मर्ग जांच जो है उसमें काफी देरी होती है। तो ऐसे प्रकरणों के लिए यहाँ पे हमारे कई बार जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग होती है और संबंधित डॉक्टरों से भी मीटिंग करके उसमें लगातार उसको, ताकि समय से हमको पीएम रिपोर्ट मिल जाए, उसके लिए हमारे द्वारा बातचीत किया जा रहा है और पहले से स्थिति में सुधार है। अभी पहले की तुलना में जल्दी पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी। मैं यूपी से मधुपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बहन अदिति वर्मा का शादी यहाँ मधुबनी रोड दयालबंग में रविकांत मौर्य से हुआ है। जब से शादी हुई तब से मेरी बहन को लगातार प्रताड़ित कर रहा है। बहन ने कई बार हम लोगों को शिकायत की, हम लोगों ने मामला सुलझाया भी, लेकिन 23 तारीख को रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई, जो कि अभी करीब 1 घंटे पहले। मेरी बहन एकदम स्वस्थ थी, अच्छी थी, अपनी मम्मी से बात की है, बगल में उनकी भाभी हैं, उनको एनिवर्सरी भी विश की है और जस्ट 2 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु होने के करीब 1 घंटे बाद यहाँ से हम लोगों को सूचना मिली, वो भी उनके घर वाले से नहीं, बाहरी लोगों से सूचना मिली। तो हम लोगों ने लगातार फ़ोन किया तो रवि ने फ़ोन नहीं उठाया और मेरी छोटी बहन ने फ़ोन करते करते तो उस रवि की माँ ने फ़ोन उठाया। मेरी छोटी बहन ने पूछा मेरी बहन को क्या हुआ है, तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा वो दोनों आपस में कमरे में लड़ रहे थे, उसके बाद उसकी लाश मिली है। और कौन है प्रताड़ित करने वाले और क्यों करते थे? प्रताड़ित करने वाले मेरी बहन की सास, ससुर और उनके पति हमेशा किसी बात को, जैसे घरेलू हिंसा होता है, किसी बात को लेकर झगड़ा करना, किसी भी खाना, किसी पर्टिकुलर जैसे घरेलू हिंसा हुआ उसको लेकर ताने मारना,
और जो रवि आते थे अगर उनकी माँ जो कहती हैं वो उनको करना, और उनकी बहन है, 2 बहनें हैं, लगातार उनको कान भरना, उनके खिलाफ भड़काना, ये सब चीज़ों का आज एक निष्कर्ष निकला कि जिसकी वजह से मेरी बहन की मृत्यु हो गई, उन्होंने मार डाला है। कैसे हुआ है मौत, आप क्या बोलते हैं? देखिए मृत्यु उन्होंने मारा किस तरीके से ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों ने मारा है। क्या चाहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, मेरी बहन को न्याय मिले और अपराधियों का एकदम पूर्ण से पूर्ण जितनी कठोर से कठोर हो सके सजा मिले। बिलासपुर के पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम रेल्हा में एक सनकी पति द्वारा अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मंगलवार देर रात हुई इस वारदात में 45 वर्षीय महिला करीब 90% तक झुलस गई है, जिसे गंभीर हालत में सिम्स से निजी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार शादी के 30 साल बाद भी आरोपी पति अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और अक्सर उनके बीच विवाद होता था। घटना की रात आरोपी ने पहले बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी और फिर सो रही पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह आग बुझाई और पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद से आरोपी पति फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश तेज कर दी है। पचपेड़ी थाना अंतर्गत ग्राम रेल्हा में पति अपने पत्नी के ऊपर चरित्र शंका करते हुए रात में पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। सूचना पर तत्काल उसको सिम्स रवाना किया गया था। वर्तमान में उसका इलाज जारी है। मामले में 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है, जिसकी पता तलाश किया जा रहा है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिफरा स्थित गुम्बर पेट्रोल पंप के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूटी सवार युवक की जान चली गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर 3 लोग सवार थे। इस हादसे में तिफरा निवासी 23 वर्षीय आकाश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं अन्य 2 युवक अजय श्रीवास और दीपक श्रीवास अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। घटना के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक ट्रक है जिसमें बाइक सवार 3 लोग थे। रात की घटना है जिसमें जाके ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। तो उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें इलाज हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मामले में सिरगिट्टी थाना में गैर इजाजतन हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसलापुर क्षेत्र में आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। विधायक निधि से निर्मित बूढ़ा देव भवन का लोकार्पण तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर और बिलासपुर महापौर पूजा विधानी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि उसलापुर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद समाज के पास अपना भवन नहीं था, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाज के लोगों ने भवन निर्माण की मांग रखी थी, जिसे पूरा करते हुए आज बूढ़ा देव भवन समाज को समर्पित किया गया है। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि उसलापुर अब नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा है और यहां विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से आदिवासी समाज द्वारा भवन की मांग की जा रही थी, जिसके पूरा होने से सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विकास और सामाजिक एकता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। देखिए, बिलासपुर नगर निगम का उसलापुर वार्ड आदिवासी समाज से भरा हुआ वार्ड है। यहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग बहुतायत में रहते हैं, लेकिन उनके सुख सुविधा और व्यवस्था के लिए अभी तक के कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैं जब विधायक बन के आया तो मुझे बताया गया कि यहाँ तो एक छोटा सा भवन भी नहीं है। तो मैंने 20 लाख रुपया विधायक निधि से दिया और महापौर जी ने भी और कई काम यहाँ पर उनके विकास के लिए दिए। आज हम दोनों यहाँ आकर के भूमि पूजन का लोकार्पण करवाए हैं अपनी माताओं बहनों के हाथों से, और ये भवन उनके लिए काम आएगा, उनके पढ़ाई का भी, दवाई का भी और सामाजिक संगठन के लिए विचार विमर्श गोष्ठी के लिए भी। देखिए, ये क्षेत्र तखतपुर क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ पर पहले भी बहुत उपेक्षित रहा है। तो ये देखते हुए अभी हमारे
धर्मजीत सिंह जी जो है जब से विधायक बने हैं, अपने जन्मदिन से लेकर इस क्षेत्र में लगातार आते रहते हैं और यहाँ आदिवासी भाई बहनों को समस्याओं से रूबरू होते रहते। तो यहाँ लंबा समय से एक भवन का, सामुदायिक भवन का मांग था, तो उस मांग को आज पूर्ण करते हुए 20 लाख रुपए इन्होंने घोषणा किया था। वो आज लोकार्पण कार्यक्रम में हम सब उपस्थित रहे। देखिए, समाज को जब अपना एक भवन हो जाता है तो कोई भी अपना स्वेच्छा से और कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, चाहे जन्मदिन है, चाहे कोई छोटा मोटा शादी है, गरीब तबके के लोग वहाँ पर संपन्न करा सकते हैं। तो ये सामुदायिक भवन का ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देने के लिए आज हमारी माता बहनों ने स्वयं उद्घाटन किया है और वीरांगना दुर्गावती की नमन करते हुए आज वो कार्यक्रम की उनकी तिथि भी है आज, तो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हाँ, यहाँ पे कुछ भवन नहीं था, कुछ भी नहीं था आदिवासी समाज के लिए। जब हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे वोट मांगने आए तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि एक भवन निर्माण होना चाहिए जो आगे सुख दुख के लिए, कई सामाजिक कार्य के लिए जो काम आ सकता है। उसी को आज हमारे माननीय विधायक जी ने पूर्ण किया है और लगभग 20 लाख का भवन निर्माण है, उसी का आज उद्घाटन है। इसमें सारे स्थानीय लोग मौजूद हैं, हमारे माननीय विधायक जी हैं, महापौर हैं और बाकी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। धन्यवाद। बहुत ही उपयोगी होगा। भवन शादी ब्याह के लिए बहुत ज़रूरी था और देखिए एक विकास की ओर लगातार निरंतर कार्य चल ही रहा है। आदिवासी समाज को लगभग यहाँ 1 करोड़ की राशि दी गई है, जिसमें 20-20 लाख का 2 भवन है और एक 10 लाख की भवन है। साथ ही साथ हमारे सीएम और विधायक जी की मांग को पूरा करते हुए 50 लाख का भगवान बिरसा मुंडा चौक बनाने का 50 लाख रुपए दिया गया है, वो भी जल्द ही चालू हो जाएगा। हमारे विकास पुरुष बोला जाता है, अभी आपने देखा होगा भवन का तो लोकार्पण किए ही, मगर भवन के बाहर निकलते ही लोगों से मिलते हुए बोले कि इसमें कुछ और राशि दे दूं क्या, कुछ और कर सकता हूं क्या। ऐसा ये हमारे विधायक जी हैं और लगातार विकास कर रहे हैं, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और यही निरंतर हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रहे, यही मांग है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रेड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रतनपुर थाना क्षेत्र के कमलीटार भेलवापारा में एक युवक के अपहरण और फिरौती मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। प्रार्थी घनश्याम पाटले ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 जून की सुबह जब वो अपने घर पर था, तब ईशान सारथी, सोम रजक, निखिल रजक उर्फ एलियन और उनके साथियों ने उसे घर से बाहर बुलाया और गले पर चाकू अड़ाकर जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा लिया। आरोपी उसे कोरबा के भावर जंगल ले गए, जहां उसके सामने गांजा फैलाकर फोटो खींची और धमकी दी कि वो अपनी मां को फोन कर कहे कि वह गांजा के मामले में पाली थाना में पकड़ा गया है और केस रफा दफा करने के लिए 50,000 रुपए की मांग करे। डर के कारण प्रार्थी ने मां को फोन किया और आरोपियों के निर्देशानुसार महामाया मंदिर बाईपास व बाद में हेलीपैड के पास रुपए लेकर बुलाया। हालांकि प्रार्थी के जीजा शैलेंद्र कुमार ने सतर्कता दिखाते हुए पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। मौके पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने घेराबंदी कर ईशान सारथी और निखिल रजक को दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि उनका साथी सोम रजक फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। प्रार्थी घनश्याम पाटले है, जिसको उसके जो पहचान के 3 लोगों ने घूमने के बहाने लेके गए और फिर उसको डरा धमकाकर अपने घर से 50,000 रुपए मंगाने के लिए कहा गया था। इसमें रतनपुर थाना में अपहरण और फिरौती का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, एक और आरोपी की पता तलाश की जा रही है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से बिलासपुर में सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया तथा ALIMCO के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में जिले के पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सहायक उपकरण प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान 120 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल सहित व्हील चेयर और अन्य उपकरणों का वितरण किया गया। करीब 85 लाख रुपए मूल्य की सामग्री हितग्राहियों को उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर बिल्हा विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने हितग्राहियों को उपकरण सौंपते हुए कहा कि इससे उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी और वे अधिक स्वावलंबी बन सकेंगे। संयुक्त संचालक समाज कल्याण तिलकेश भावे ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार पात्र हितग्राहियों को हर 5 वर्ष में ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। वहीं ALIMCO के उप प्रबंधक बंसीलाल साकेत ने बताया कि उपकरणों के रखरखाव के लिए रायपुर में सर्विस सेंटर संचालित है तथा 1 वर्ष की वारंटी और रिप्लेसमेंट सुविधा भी दी जाती है। कार्यक्रम को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के समन्वय से एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज है जो बैटरी चालित ट्राइसिकल एवं अन्य सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कुल 5 शिविर के माध्यम से वितरण के पहले चिन्हांकन शिविर आयोजित किए गए थे, जिसमें 297 दिव्यांगजनों को उनके आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए चिन्हांकित हुए थे। और आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक बिल्हा के कर कमलों से एवं कलेक्टर साहब भी उपस्थित थे। हमारे नगर निगम बिलासपुर के महापौर, आयुक्त, सब उनके माननीय सम्मानीय मंची अतिथियों के माध्यम से उपकरण वितरण किया गया। निश्चित रूप से ये हमारे दिव्यांग साथियों के स्वावलंबन के लिए और उसके गतिशीलता बढ़ाने में सहायक होगी। हमारा सेंटर जो है रायपुर में खुला हुआ है रिपेयरिंग के लिए। 1 साल तक हम लोग वारंटी देते हैं, कोई भी ख़राबी होती है उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। 1 साल के बाद उनको जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा रायपुर में अभी आसरा सेंटर चालू है, वहाँ पर ये लोग संपर्क करते हैं और वहाँ पर उनको सामग्री जो भी है उपलब्ध करा दी जाती है। आज क्या दिया गया? आज यहाँ पर 120 मोटराइज ट्राइसाइकिल दी गई हैं। लगभग 85 लाख की वैल्यू का सामग्री का उपकरण वितरण सभी हितग्राहियों को किया गया है। जो पूर्व में चयनित किए गए थे उन्हीं को दिया गया है। AIC जो भारतीय कृषि कंपनी है उसके सहयोग से और LIMCO द्वारा जो उपकरण बनाए जाते हैं उनको अब आपके बिलासपुर जिले में जो चयनित किए गए थे उन सभी को वितरित माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। बिलासपुर के रतनपुर स्थित भैरव बाबा मंदिर परिसर में बुधवार को आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से निःशुल्क उपनयन संस्कार का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पहुंचे 31 बटुकों ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ यज्ञोपवीत धारण किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और शास्त्रोक्त विधि विधान से पूरा वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। कार्यक्रम का संचालन पंडित जागेश्वर अवस्थी के मार्गदर्शन में किया गया, जबकि समिति के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी ने बताया कि यह आयोजन लगातार 4थे वर्ष सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, हवन पूजन और शास्त्रोक्त अनुष्ठानों से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इस अवसर पर आचार्यों ने बटुकों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, और जबकि श्रद्धालुओं में आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति द्वारा ये 4था वर्ष है। सनातन धर्म रक्षार्थ एवं उत्थान हेतु प्रत्येक वर्ष निःशुल्क, बिना कोई शुल्क लिए ब्राह्मणों का व्रतबंध संस्कार किया जाता है। यह संस्कार ब्राह्मणों के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद ही ब्राह्मण विप्र बनते हैं। तो जैसे कि अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति समय समय पर सनातन धर्म रक्षार्थ उत्थान हेतु और ब्राह्मण समाज के उत्थान हेतु सतत कार्य करते आ रही है। उसी के कड़ी में भैरव बाबा मंदिर प्रांगण में
हमारे पंडित जागेश्वर प्रसाद अवस्थी जी के निर्देशन पे, चित्रा भाभी जी के निर्देशन पे और हमारी छोटी बहन कल्याणी शर्मा के अथक प्रयास, तिवारी के अथक प्रयास से सब ये कार्यक्रम आज सफल संपन्न हुआ। उपनयन संस्कार अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति के बैनर तले हर साल होता है यहाँ भैरव बाबा के मंदिर प्रांगण में, और इस साल 30 बच्चों का संस्कार हम लोग किए हैं। और इसमें सरायपाली उड़ीसा के बच्चे, कवर्धा पेंड्रा के बच्चे, बेमेतरा तरफ के बच्चे, मतलब सभी लोग आते हैं और खूब खुश होकर के और सबको आशीर्वाद मिलता है। यही हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं हमारे संगठन को। इसके लिए हमारी बहनें पूरे 2 महीने से तैयारी में जुटी रहती हैं। बटुकों को संपर्क करना, चूंकि निःशुल्क उपनयन संस्कार रहता है तो इसका हमको कुछ ज्यादा ही प्रचार प्रसार करना पड़ता है, क्योंकि भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कहीं से दान दाता आते हैं और अपने दान दे करके और हम सबको कृतार्थ करते हैं और खुद भी कृतार्थ होते हैं, क्योंकि ये भैरव बाबा का प्रांगण है, यहाँ सबको आशीर्वाद ही मिलता है। और बस हम झोली पसार के आते हैं और अपनी झोली को भर के आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाते हैं। हम रायपुर से आए हैं अखंड ब्राह्मण सेवा समिति से। आज यहाँ उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेश तिवारी शामिल हुए, चित्रा दीदी शामिल हुई, मोहित भैया शामिल हुए और जागेश्वर महाराज के इस मंदिर प्रांगण में उपनयन संस्कार को किया गया, जिसमें निःशुल्क बच्चों का उपनयन संस्कार किया गया और इसमें भारी मात्रा में ब्राह्मण बच्चे शामिल हुए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटा में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पूजा अर्चना, सरस्वती वंदना एवं राजगीत के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अतिथियों का स्वागत किया। नवपदस्थ विकास खंड शिक्षा अधिकारी गोपाल दुबे ने शाला प्रवेश उत्सव के उद्देश्य एवं शासन की विभिन्न छात्र हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि जनपद पंचायत कोटा के अध्यक्ष सूरज साधेलाल भारद्वाज ने नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें एवं गणवेश वितरित किए। उन्होंने बच्चों का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। साथ ही सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलें भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि शासन विद्यार्थियों को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जिनका लाभ उठाकर उन्हें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि भाजपा मंडल महामंत्री सुलेश पांडे ने शिक्षा को सफलता की कुंजी बताते हुए विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि कुलवंत सिंह ठाकुर, जनप्रतिनिधि, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। संचालन डॉक्टर राम बाबू गुप्ता ने किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कन्या कोटा में प्रवेश उत्सव, शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया था। तो क्या रहा है बच्चे देश का भविष्य हैं, आने वाला कल का निर्माण करने वाले हैं। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होगा, बच्चों का लक्ष्य की पूर्ति उतनी अच्छे से होगी। कल बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। शिक्षा के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन के साथ शिक्षकों का बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए स्कूलों में शिक्षक की मौजूदगी बहुत मायने रखती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई अच्छी से हो सके। आज इस शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों को निःशुल्क गणवेश, पुस्तक, साइकिल वितरण का कार्य किया गया। 24 जून को विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। शासन का उद्देश्य है कि सारे बच्चे सम्मान पूर्वक, उत्साहपूर्वक वातावरण में स्कूल आए, ताकि साल भर उनकी पढ़ने की रुचि बनी रहे। और इसके अलावा जो बच्चे शाला में प्रवेश लेने से छूट जाते हैं, उनको भी एक मैसेज जाए और योजना बना के हम उनको भी मुख्य धारा में प्रवेश दिला सकें, इसलिए आज शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। हम विकासखंड स्तर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, जिनको निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा शासन की महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल का भी वितरण किया गया।
बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र के निवासियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। नागरिक सुरक्षा मंच ने अरपा पार और सरकंडा को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलाने की अपनी 3 दशक पुरानी मांग को फिर से हवा दे दी है। मंच के अमित तिवारी और गौरव तिवारी ने न केवल प्रशासनिक अनदेखी पर तीखे सवाल उठाए हैं, बल्कि चुनावी वादों के पूरा न होने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आखिर क्यों बिलासपुर की आधी आबादी वाला ये क्षेत्र अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है और क्यों जनता अब इस आंदोलन को और तेज करने पर मजबूर है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नागरिक सुरक्षा मंच के अमित तिवारी ने अरपा पार को पृथक नगर निगम बनाने की अपनी 30 साल पुरानी मांग को एक बार फिर पुरजोर तरीके से दोहराया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि लंबे समय से जारी आंदोलनों और प्रदर्शनों के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अमित तिवारी के अनुसार 2023 के चुनावों के दौरान स्थानीय विधायक ने अपने घोषणा पत्र में अरपा पार को अलग नगर निगम बनाने का स्पष्ट वादा किया था, लेकिन 3 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे उन्होंने क्षेत्र की जनता के साथ सीधा धोखा करार दिया है। पिछले 30 साल से हमारी ये मांग है कि अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा मिलना चाहिए और यहाँ के नागरिक इस मांग को नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर तले आज वर्षों से मांग रहे हैं। कई आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, बावजूद उसके प्रशासन के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। अभी पिछले 2023 के चुनाव में स्थानीय विधायक जी के द्वारा ये घोषणा पत्र में रखा गया कि पृथक अरपा पार नगर निगम की जो मांग है उसको पूरी की जाएगी और यहाँ नगर निगम की का स्थापना किया जाएगा। पर आज 3 वर्ष बीत गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है और आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि हमको पता है जब तक हम अरपा पार को उपेक्षित ही रखा गया है। आज यहाँ देख लीजिए, गार्डन तक नहीं है। पिछली बार गार्डन के लिए हम धरना प्रदर्शन किए, बावजूद हमको जेल जाना पड़ा, उसके बावजूद भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। यहाँ पे एक अच्छा स्कूल नहीं है जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, शासकीय स्कूल, वो नहीं है। तो हर तरह से उपेक्षित है अरपा पार। जब लड़े हैं तभी हमें कुछ मिला है। तो ये भी इसको परिणाम तक पहुंचाएंगे हम जनता के सहयोग से, आप मीडिया वालों के सहयोग से इसको पूरा मुकाम तक पहुंचाना है हमको और अरपा पार पृथक नगर निगम लेके रहेंगे। नागरिक सुरक्षा मंच हम लोगों ने जो सरकंडा क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से विभिन्न मुहिमों में विभिन्न सामाजिक और पारिवारिक राजनीतिक मुद्दों को लेकर के समय समय पे जो मांग उठाते आ रहे हैं, उसमें हम लोगों की प्रमुख मांग रही है कि अरपा पार नया नगर निगम की स्थापना करना। क्योंकि आज से 15 साल पहले नदी के इस पार अर्पांचल क्षेत्र को एक ग्रामीण परिवेश की परिभाषा के रूप में देखा जाता था, पर प्रकृति की देन है कि सरकंडा क्षेत्र हमारा कोनी से लेकर के मोपका और चिल्हाटी तक के इतना डेवलप हो गया है। शहर की आधी से अधिक आबादी जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो संकीर्ण क्षेत्रों को छोड़ करके नए विकास के इस दौर में शामिल हुए और बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में रहने के लिए आ गई है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ विकसित हो गई हैं। हमारे सरकंडा परिक्षेत्र में ACCL जैसी कंपनी है जो सर्वाधिक संपत्ति कर नगर निगम को पटाती है। हमारे क्षेत्र में अपोलो हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति कर नगर निगम को पटाता है। पिछले साल जब स्मार्ट सिटी 100 बनाई जा रही थी, उसमें बिलासपुर का भी नाम आया। हम बहुत खुश हुए सरकंडा वासी कि बिलासपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना को लागू किया गया है, पर बाद में पता चला कि सरकंडा क्षेत्र को स्मार्ट सिटी परियोजना से बाहर रखा गया है। यह सरकंडा क्षेत्र के वासियों का, सरकंडा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, सबका दुर्भाग्य है। सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि उसे आवाज़ को उठा नहीं पाते हैं। वो उनके आवाज़ नहीं उठाने के कारण नागरिक सुरक्षा मंच बार बार मजबूर होता है ऐसी मांगों को उठाने को लेकर के, जिसके लिए जनप्रतिनिधि शांत रहते हैं। और मैं तो सरकार से, जनप्रतिनिधियों से अपील करना चाहता हूं कि राजनीति छोड़ें और जनता की मांग को पूरा करने के लिए काम करें, क्योंकि आपका काम बोलेगा, आपका नाम कब तक बोलेगा। इसलिए
काम वो होना चाहिए जो जनता के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो और हर उस व्यक्ति के हित में हो जो इस क्षेत्र से संबंध रखता है। आज सरकंडा क्षेत्र से निकाले गए संपत्ति कर का उपयोग बिलासपुर शहर के विभिन्न 38-40 वार्डों में किया जाता है और जो नए परिक्षेत्र जुड़े हैं आज वो उसी स्थिति में है ग्रामीण परिवेश में जो एक सरपंच और पंच की व्यवस्था में हुआ करते थे। इसलिए हमारी ये मांग पुरजोर ढंग से हम अपनी रख रहे हैं कि सरकंडा पार नया नगर निगम क्षेत्र बनाया जाए और एक नई सरकार का गठन हो जो इस क्षेत्र के विकास पे विशेष ध्यान दे और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने आप को और सुदृढ़ और मजबूत कर सके। वहीं नागरिक सुरक्षा मंच के गौरव तिवारी ने सरकंडा क्षेत्र की बदहाली और उपेक्षा पर गहरा रोष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों में सरकंडा का तीव्र शहरीकरण हुआ है और यहाँ शहर की आधी से अधिक आबादी बसती है। इसके बावजूद यहाँ शिक्षा और मनोरंजन के नाम पर शून्य स्थिति है। तिवारी ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में ना तो कोई मानक सरकारी स्कूल है और ना ही कोई सुव्यवस्थित गार्डन। उन्होंने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई कि बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिला, लेकिन तेजी से बढ़ते सरकंडा क्षेत्र को उस योजना से जानबूझकर बाहर रखा गया जो स्थानीय निवासियों के साथ भेदभाव है। देखिए, अरपा पार में नगर निगम का 18 वार्ड है और यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और कार्य के लिए लोगों को अरपा के उस पार विकास भवन जाना पड़ता है। अलग नगर निगम बनने से लोगों को सुविधाएं मिलेगी और विकास जिस प्रकार से होना है उससे अधिक होगा। लोगों का मूलभूत जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन कार्य हो नहीं रहा है। मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी, अलग नगर निगम होने से अलग विकास होगा। लोग जो उनके भविष्य को लेकर, उनके आने वाले बच्चों को लेकर उनका भविष्य अच्छा होगा अलग नगर निगम बनने से। मांग क्यों पूरी नहीं हो रही है उसको शासन प्रशासन को देखना है, लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए क्योंकि नहीं सही तरीके से मांग उठाई जा रही है। आने वाले समय में और अच्छे से इसको वृहद किया जाएगा और मांग हो सकता है पूरा होने की संभावना पूरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर के अरपा पार क्षेत्र सीपत चौक में, जहाँ पृथक नगर निगम को बनाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में अलग नगर निगम बनाया जाए। आइए हम जानते हैं प्रदर्शनकारियों की राय। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमको पृथक अरपा पार नगर निगम की मांग को लेकर हम ये धरना दिए हैं आज का, और हम मांग करते हैं प्रशासन से, जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, विधायक जी स्थानीय हैं, उनसे कि हमारी जो ये बहुप्रतीक्षित मांग है, क्योंकि स्थानीय विधायक जी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस बात को रखा था कि हम चुनाव जैसे ही जीतेंगे हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम अरपा पार को पृथक नगर निगम का दर्जा दिलवाएंगे। पर आज 2.5 साल 3 साल हो गए हैं, किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। जबकि आप देख लीजिए यहाँ एक्चुअल में महानगर है, ये बिलासपुर गांव हो चुका है, महानगर का रूप ये अरपा पार ले चुका है। तो इसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये हमेशा से ही, सदैव से ही इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, इस क्षेत्र की उपेक्षा हमेशा से की जा रही है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि हमारी जो पृथक अरपा पार निगम की जो मांग है उसको शासन शीघ्र पूरा करे, अन्यथा उग्र आंदोलन अरपा पार क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा किया जाएगा। इस आंदोलन की मांगों का क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। देखिए, सरकंडा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिलासपुर का आधा से बड़ा क्षेत्र है। बुजुर्गों के पास वॉक करने के लिए या सुबह घूमने जाने के लिए, कहीं भी बैठ के बात करने के लिए उनके पास जगह नहीं, बच्चों के खेलने के लिए एक ढंग का ग्राउंड नहीं, और देखेंगे तो एक स्कूल भी जो अच्छे से होनी चाहिए वो भी नहीं है। मरघट के पास एक स्कूल बनाया गया है, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है वो मुक्ति धाम के पास पहुंच के उस माहौल में उसको किस तरह की शिक्षा उसे मिल सकती है। दूसरी बात, अस्पताल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए सरकंडा वासी संघर्षशील है, उपेक्षित महसूस करते हैं। आज नगर निगम बिलासपुर में सरकंडा का बिल्कुल कहा जाए तो 60 से 70% का कर में जो राजस्व बढ़ाने में योगदान है, परंतु अगर आप देखें सुविधाएं अगर मिल रही हैं तो 10% सुविधाएं ही पूरे शहर के हिसाब से हमको प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे समय में जब पूरा जनसंख्या इतना हो गया है, इतना वृहद क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो यहाँ के लोगों का, हमारे सरकंडा वासियों का, अर्पांचल वासियों का ये बिल्कुल हक बनता है
कि एक अलग नगर निगम की स्थापना यहाँ पे हो, जहाँ पे हमारे बीच से चुना हुआ व्यक्ति उसमें बैठे और यहाँ का राजस्व यहीं के लिए उपयोग हो, ताकि यहाँ पे लोग विकसित भारत जिस तरह से मोदी जी कल्पना कर रहे हैं वो हम भी देखें और उसकी सुविधाएं हम लोग ले सकें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होंगी? मैडम, ये मांग तो हम लोग ऐसे काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जो विधायक महोदय हैं वो अपने घोषणा पत्र में भी ये जारी किया गया है कि ये पृथक नगर पालिका हम आपको दे के रहेंगे करके, और हम लोग लेके भी रहेंगे। वो अभी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हम उन पे नहीं जाते हैं। हम लोग जब तक नहीं देंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे और इसके बाद हमारा बैठ के हम लोग तय करेंगे मानव श्रृंखला के रूप में, मसाल जुलूस के रूप में, ऐसे हम लोग कई प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन में आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? एक मांगे हैं जो पृथक नगर निगम बना दिया जाए, ये विगत 30 वर्षों से मांगे हैं और इसको मुझे लगता है पूरा करना चाहिए, काहे कि अब ये जनता की मांग है। एक क्षेत्र से निकला हुआ ये मांग आज पूरे बिलासपुर में हाहाकार मचा चुका है। मुझे लगता है अलग नगर निगम होना चाहिए। अलग नगर निगम होने से समुचित विकास होगा। लोगों की जो अभी शहर की ओर जाते हैं अपना कार्य कराने के लिए, यही कार्य हो जाएगा और 18 से 22 वार्ड को जो जोड़ा नया बनाया गया इस क्षेत्र में और बढ़े और विकास हो। देखिए, प्रमुख संस्थाएं यही हैं, बड़े बड़े कॉलेजें हैं, स्कूलें हैं और भी व्यावसायिक परिसरें हैं। सबसे ज्यादा यहाँ है। आप देखिए, शहर से ज्यादा भीड़ यहाँ है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो नगर निगम अलग होना चाहिए। हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए और जनता के लिए बहुत ही विकास की जो लहर है वो यहाँ होगा अगर अलग नगर निगम होता है तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें इनकी मांग यह है कि एक पृथक नगर निगम बनाया जाए ताकि इनकी समस्याओं का समाधान हो सके और इन्हें भविष्य में तकलीफों का सामना ना करना पड़े। अब देखना यह है कि लगातार किए जा रहे इस संघर्ष के बाद और इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार इस पर क्या रुख अपनाएगी। आर्थिक भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए गौरव तिवारी ने कहा कि सरकंडा क्षेत्र से जो भारी भरकम संपत्ति कर वसूला जाता है उसका अधिकांश हिस्सा बिलासपुर शहर के अन्य वार्डों के विकास में खर्च कर दिया जाता है, जबकि सरकंडा के अपने विकास कार्य फाइलों में दबे रहते हैं। अब नागरिक सुरक्षा मंच ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। मंच के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो इस आंदोलन को और अधिक बड़ा रूप दिए जाने की बात कही गई। इस दौरान अमित तिवारी, गौरव तिवारी, वीरेंद्र मिश्रा, श्याम मोहन दुबे, कमल साहू, शेखर यादव, रमेश कुमार, दिनेश पांडे, राजेश वर्मा, बल्लू यादव, दिलीप पाटिल, मोन्टू वर्मा, राजकुमार यादव, शिवी खान, दिनेश पांडे, लंकेश्वरी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। गुरुवार सुबह लाइफ केयर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब मानसिक रूप से अस्वस्थ राजू उर्फ शत्रुघ्न ने अचानक अस्पताल में घुसकर मरीजों व कर्मचारियों के साथ न केवल अश्लील गाली गलौज की बल्कि सुरक्षा गार्डों के रोकने पर उग्र होकर पत्थर से अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार का महंगा टफन ग्लास तोड़ दिया। अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी की इस घटना से मरीज, उनके परिजन और स्टाफ बुरी तरह भयभीत हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुरु नानक चौक क्षेत्र में घूमने वाला राजू आए दिन राहगीरों, विशेषकर महिलाओं और ऑटो चालकों के साथ मारपीट व बदसलूकी करता रहता है, लेकिन उसके मानसिक रूप से बीमार होने के कारण पुलिस और प्रशासन ठोस कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आता है। पूर्व में भी उसे सेंद्री स्थित मानसिक चिकित्सालय भेजा जा चुका है, पर परिजन उसे वापस घर ले आते हैं, जहां उसकी उचित निगरानी नहीं हो पाती। पुलिस और प्रशासन के बीच फंसी ये समस्या अब एक गंभीर खतरा बन चुकी है, क्योंकि राजू का व्यवहार दिनों दिन हिंसक होता जा रहा है। ऐसे घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।